तभी जी आपका कार्यकाल कोई अभी बहुत लंबा बतौर मुख्यमंत्री अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने फैसले जितनी तेजी से लिया और फिर उसको एक्शन में भी लेके और आप काम आगे बढ़ा रहे, वो काबिल तारीफ है। अभी चूंकि चुनाव है, इसीलिए मैं वापस आना चाहूंगा उस पे कि उत्तराखंड में फौजियों की संख्या, देश की सेवा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें है कि अग्निवीर योजना वो लागू नहीं करेंगे। आपको लगता है कि चुनाव में उसका असर पड़ने वाला है? आप लोग जब लोगों देखिए, अब देश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो, कांग्रेस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि फौजियों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है, वन रैंक वन पेंशन को जितने लंबे समय तक उन्होंने लटकाया है, जो माइनस डिग्री तापमान में हमारे सैनिक काम करते हैं, उन सैनिकों की वर्दी, उन सैनिकों के उपकरण, उन सैनिकों के बूट और जो उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो मोदी सरकार के आने के बाद ही जो है उनको मिली हैं। और सेना का मनोबल बढ़ा है। आज भारत की सेना हर तरफ मजबूत हुई है। गोली का जवाब गोले से देने का काम करती है। और देखिए, सैनिकों का अपमान कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। जनरल बिपिन रावत, जी। जो पहले सीडीएस थे और इसी देवभूमि उत्तराखंड के लाल थे, जी। उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित किया है। हम्म। तो उत्तराखंड की जनता, देश की जनता कैसे भूल सकती है जो हमारे सैनिकों का अपमान करते हो, हमारे शूरवीरों का अपमान करते हो, हमारे देश के जो रक्षा में अपना जीवन लगाते हैं, उनका अपमान करने वाले लोग हैं। तो इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस देश में 60 सालों तक सत्ता पर रही है। हम्म। अपने समय में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको ये कहा जाए। और उनकी सरकारें अभी अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें थी, जो अपनी सरकारों में रहते हुए वो काम तब नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाएंगे? उल्टा उनका तो जो घोषणा पत्र आया है, उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी है। जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी है उन्होंने। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो देश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा मैं कह सकता हूँ, या चुनाव का पुलिंदा है। तो लेकिन दामी जी, मैं देखता हूँ कि जब आप कब रैली वैली में जाते हो तो अपने काम और अपने विकास और मोदी जी के काम और केंद्र की योजनाओं का जिक्र आप ज्यादा करते हैं, और जो दूसरी पार्टियां जो आपके खिलाफ, आपके विरोध में बोलती है, उन बातों पे एम्फेसिस आपका कम रहता है। आपको क्या भरोसा है कि जनता उनकी बात पे ऑटोमेटिकली ध्यान ही नहीं देगी, इसलिए चर्चा ही नहीं करने की नहीं, जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि इन पार्टियों ने किस प्रकार से राज्य में, जब इनकी सरकारें थी, काम किया है। और हम जो भी काम कर रहे हैं सच्ची नीयत से कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ठोस काम कर रहे हैं, जो वायदे कर रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी चर्चा, नकारात्मक चीजों की चर्चा ज्यादा नहीं करता हूं मैं। अक्सर मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी को बहुत ज्यादा इस प्रकार से करूं। हाँ, ये जरूर है कि जो काम हम करते हैं, जो जनता को हमने अपना वायदा किया है, या जो हमने काम किए हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड जरूर आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार के फैसले हैं, वो सब हम जनता के बीच में रखते हैं। अब चुनाव है तो, लेकिन चुनाव में ये भी बताना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं जी। कि उनके उनके कारनामे क्या रहे हैं, भ्रष्टाचार की जननी कौन रही है, परिवारवाद को किसने पोषित किया है, देश के अंदर तुष्टीकरण किसने किया है। ये देश की जनता जा रही। कश्मीर से धारा 370 इतने सालों तक क्यों नहीं हटी? भगवान राम का अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बना है? सैनिकों को क्यों ऑर्डर लेने पड़ते थे गोली चलाने के लिए? हैं? तो ये सब काम मोदी जी के समय में हुए हैं। हम्म। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं और आपने इतने सारे काम जो पार्टी का एजेंडा कह लीजिए, पार्टी के विश लिस्ट के काम होंगे, इस तेजी से आपने किया, तो आपके पास अगला नेक्स्ट जो है, आप क्या सोच रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री पार्टी के लिए, ताकि बीजेपी की जनपैठ और ज्यादा बढ़े, मजबूत हो, वो क्या करने वाले हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में एक तो जो हमने संकल्प लिए हैं, वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, प्रथम पंक्ति का राज्य बने। उत्तराखंड की जीएसडीपी बढ़े, यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। यहाँ के उद्योग धंधों के लिए हमने अभी इन्वेस्टर समिट जी। देहरादून में किया था, जिसमें हमको एक बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमने करार किया है। उसकी ग्राउंडिंग पर हम जोर दे रहे हैं, नौजवान युवाओं के रोजगार पर जोर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, जैसे हमने हरिद्वार और ऋषिकेश में काशी की तर्ज पर गंगा कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। अच्छा। और उसकी एक टाइम लाइनिंग भी ली है, 2-2.5 साल में हम उसको पूरा करेंगे। और शारदा में माँ पूर्णागिरी का धाम है, वहां पर हम शारदा कॉरिडोर बनाएंगे। मानसखंड मंदिर माला मिशन हमारे 4 धाम की तरह जो है उसको डेवलप करने की हमारी योजना है।
भारत के अंतिम गांव जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको उसको पहला पहला गांव गांव है की जी। संज्ञा दी, माड़ा गांव हो या गुंजी हो या नीति हो, माड़ा हो, ऐसे और गांव हैं। उन सब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो काम हो सकता है हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी आदि कैलाश के दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और उनके जाने के बाद तेजी से उस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। देश के लोगों का रुझान उस तरफ हुआ है। जागेश्वर धाम, जहाँ पर केवल सावन के महीने में लोग पूजा के लिए अधिक आया करते थे, लेकिन अब साल भर वहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो पूरी यात्राएं चल रही हैं। तो आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर हर एक जगह से देश दुनिया का तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक आ रहा है और संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2022 में तीर्थयात्रियों की संख्या 46 लाख थी जी। और 23 में बढ़कर वो 56 लाख हो गई। कावड़ यात्री 4 करोड़ से ज्यादा हो गए, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। हमारी जितनी संख्या है राज्य की, उसके 6 गुना ज्यादा लोगों का इंतजाम हमको यहाँ करना पड़ता है। तो हर साल लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों का यहाँ आवागमन होता है। जी। माँ पूर्णागिरी के धाम पर ही अकेले एक साल में 40 से 50 लाख लोगों का आगमन होता है। तो उसके लिहाज से एक हमारे सामने चुनौती है कि आने वाले समय में हम उनके लिए ठीक प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर पाएं, ट्रैफिक अच्छा बना पाएं, आवागमन उनका सरल हो, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिले, पेयजल अच्छा मिले, आवास अच्छा मिले।